हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्टडी विद श्री। देखिए, उत्तर प्रदेश पीसीएस और आरओ की प्रीलिमिनरी सीरीज चलाई जा रही है 2023 की। ये टेस्ट नंबर आपका 67 है। 66 टेस्ट ऑलरेडी कंप्लीट हो चुका है। प्ले लिस्ट बना रखी है, आप लोग जाकर के देख सकते हैं। देखिए, अगर आप किसी भी स्टेट पीसीएस की प्रिपरेशन कर रहे हैं, जैसे कि एमपी पीएससी हो, बीपीएससी हो, झारखंड पीसीएस, छत्तीसगढ़ पीसीएस, हिमाचल प्रदेश पीसीएस, उत्तराखंड पीसीएस या फिर आरएस हो, तो आप मेरे टेस्ट सीरीज को देखिए, आपको काफ़ी फ़ायदा होगा। या किसी वनडे एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो भी आप मेरे टेस्ट सीरीज को देखिए, क्योंकि जो भी क्वेश्चंस हैं वो सभी प्रतियोगिता परीक्षाओं के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट हैं। देखिए, जो लोग फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हैं हमारे चैनल पे, चैनल को सब्सक्राइब कर लें। सब्सक्राइब करने के बाद से बेल आइकन को प्रेस कर लें कि मेरी वीडियो जब भी आए तो उनको नोटिफिकेशन मिल जाए। तो स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, राज्य लोक सेवा आयोग का अध्यक्ष किसके द्वारा नियुक्त किया जाता है? भारत के राष्ट्रपति, संघ लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष, राज्य के राज्यपाल, मुख्यमंत्री। देखिए, पूछा जा रहा है कि जो राज्य लोक सेवा आयोग का अध्यक्ष होता है उसको किसके द्वारा नियुक्त किया जाता है? राज्य लोक सेवा आयोग का अध्यक्ष तो किसके द्वारा नियुक्त किया जाता है? तो राज्य लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष हो तथा जो उनके सदस्य हों, मतलब अध्यक्ष हो सकता है या फिर मतलब जो भी सदस्य हैं वहाँ पे वो हों, उनकी नियुक्ति कौन करता है? तो राज्यपाल के द्वारा की जाती है। ठीक है, तो ये हो जाएगा आपका राज्य के राज्यपाल। लेकिन देखिए, इनको हटाने का अधिकार जो है ना, राज्यपाल के पास नहीं है। ठीक है, किसी राज्य का राज्यपाल नियुक्त किया जाता है प्रधानमंत्री द्वारा, राष्ट्रपति द्वारा, भारत के मुख्य न्यायाधीश द्वारा, उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के द्वारा। देखिए, किसी भी राज्य का जो राज्यपाल होता है वो किसके द्वारा नियुक्त किया जाता है? तो देखिए, राज्यपाल की नियुक्ति कौन करता है? तो राज्यपाल की नियुक्ति के बारे में संविधान में लिखा गया है अनुच्छेद 155 में। ठीक है, राज्यपाल की नियुक्ति अनुच्छेद 155 के तहत राष्ट्रपति के द्वारा कितने वर्षों के लिए? 5 वर्षों के लिए किया जाता है। देखिए, उस व्यक्ति को ये मतलब राज्यपाल बनाता है जो केंद्र सरकार द्वारा नामित किया जाता है। ठीक है, राष्ट्रपति और राज्यपाल की नियुक्ति करता है, लेकिन जो केंद्र सरकार जो है कि नामित करता है जिस व्यक्ति को, उसी व्यक्ति को जो है कि राष्ट्रपति जो है कि राज्यपाल नियुक्त करता है। ठीक है, देखिए, ये जो है कि राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत ये पद को धारण करता है राज्यपाल। ठीक है, राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत राज्यपाल अपने पद को धारण करता है। तो ये हो जाएगा आपका बी ऑप्शन की राष्ट्रपति के द्वारा। निम्न में से कौन सा अनुच्छेद पंचायत के गठन के लिए राज्य सरकारों को निर्देश देता है? अनुच्छेद 40, अनुच्छेद 48, अनुच्छेद 53, अनुच्छेद 38। पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद पंचायत के गठन के लिए राज्य सरकारों को निर्देश देता है? वो कौन सा अनुच्छेद है? तो वो अनुच्छेद है आपका 40। देखिए, अनुच्छेद 40 के तहत जो है कि यह प्रावधान किया गया है कि राज्य ग्राम पंचायतों के गठन के लिए कदम उठाएगा। ठीक है, और इन्हें उतने अधिकार और शक्ति प्रदान करेगा जितने से वह एक स्वायत्त शासन की इकाइयों के रूप में कार्य कर सके। ठीक है, तो ये लिखा गया है आपका अनुच्छेद 40 में। अनुच्छेद 48 क्या कहता है? तो कृषि एवं पशुपालन का संगठन के बारे में ये बात करता है। अनुच्छेद 53 ये जो है कि संघ की कार्यपालिका की शक्ति के बारे में बात करता है। और अनुच्छेद 38 जो है कि राज्य लोक कल्याण की अभिवृद्धि के लिए सामाजिक व्यवस्था बनाएगा, इसके बारे में ये बात करता है। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के संबंध में निम्न में से कौन सा कथन सही है? इस योजना का प्रारंभ 13 जनवरी 2016 को किया गया था। इसका उद्देश्य प्राकृतिक आपदा, कीटों और बीमारियों, प्रतिकूल मौसम की स्थिति में फसल खराब होने से किसानों को सुरक्षा प्रदान करना है। देखिए, इसमें से कौन सा कथन सही है पूछा जा रहा है। बात की जा रही है प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना की। तो प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना कब प्रारंभ किया गया था? तो 13 जनवरी 2016 को ये प्रारंभ किया गया था, प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना। देखिए, इसका मुख्य उद्देश्य क्या है कि जो प्राकृतिक आपदा आ जाए, मतलब बाढ़ आ जाए, सूखा पड़ जाए या फिर कुछ चीज़ें हो जाए, कीटों और बीमारियों, मतलब कभी कभी होता है ना, कीटों का आक्रमण ज़्यादा हो जाता है तो फसल नुकसान हो जाती है। ठीक है, या फिर कोई ऐसी बीमारी आ जाती है कि जिसकी वजह से फसल नुकसान हो जाता है। प्रतिकूल मौसम की स्थिति में, मतलब आपका मौसम जो है कि
के इस हिसाब से जो है कि मान लीजिए कभी बारिश हो गई बहुत सारा, ठीक है, तो क्या हो गया कि फसल नुकसान हो गई। तो इस स्थिति में क्या होता है कि फसल खराब जब हो जाती है इस स्थिति में, तो किसानों को सुरक्षा प्रदान करता है यह प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना, ठीक है। तो ये जो है कि पहला भी सही है और दूसरा भी सही है। तो ये हो जाएगा आपका कौन सा, ये सी ऑप्शन हो जाएगा कि 1 और 2 दोनों सही है। उत्तरी कोरिया और दक्षिणी कोरिया की अंतर्राष्ट्रीय सीमा है 38 डिग्री उत्तरी अक्षांश, 17वीं समानांतर रेखा, मैनरहीन रेखा, हिंडनबर्ग रेखा। देखिए उत्तर कोरिया और दक्षिण कोरिया की बात की जा रही है कि इसका जो अंतर्राष्ट्रीय सीमा है उसको किस नाम से जानते हैं, तो उसको जानते हैं 38 डिग्री उत्तरी अक्षांश के। देखिए इसके साथ ही एक DMZ भी यहाँ पे बनाया गया है, DMZ, डीमिलिटराइज जोन। ये उत्तरी कोरिया और दक्षिण कोरिया के बीच में ही अंतर्राष्ट्रीय जो सीमा है ना, उसी के साथ साथ ही, ठीक है। अगर हम बात करें 17वीं समानांतर रेखा की, तो ये जो है कि उत्तरी तथा दक्षिणी वियतनाम की सीमा रेखा थी। पहले ये उत्तरी तथा दक्षिणी वियतनाम की सीमा रेखा थी, लेकिन वियतनाम के एकीकरण के बाद से जो है कि ये सीमा समाप्त हो गई। मैनरहीन रेखा की अगर हम बात करें, तो ये जो कि सोवियत रूस और फिनलैंड के बीच की ये सीमा रेखा है। और हिंडनबर्ग की हम बात करें, तो ये प्रथम विश्व युद्ध के समय में ये तय की गई कि जर्मनी पोलैंड के मध्य सीमा रेखा, ठीक है। क्षेत्रफल की दृष्टि से विश्व का सबसे बड़ा भू आवेष्टित देश कौन सा है? कांगो प्रजागण, कजाकिस्तान, जाम्बिया, नाइजर। क्षेत्रफल की दृष्टि से विश्व का सबसे बड़ा भू आवेष्टित देश कौन सा है? देखिए भू आवेष्टित देश का मतलब क्या होता है? लैंड लॉक कंट्री, ठीक है। मतलब जिसकी कोई समुद्री तट रेखा नहीं, मतलब तट नहीं हो, किसी भी देश का जो समुद्रीय तट ना हो, तो उसको हम क्या बोलते हैं? लैंड लॉक कंट्री बोलते हैं। जैसे इंडिया है, तो इंडिया का तो समुद्री तटीय है ही, ठीक है, तो इंडिया लैंड लॉक कंट्री नहीं है, ठीक है। जिसके चारों तरफ से जो है कि कोई ना कोई देश हो, लैंड हो, उसको हम बोलते हैं लैंड लॉक कंट्री, ठीक है। तो हमारा भारत तो है नहीं लैंड लॉक कंट्री, क्योंकि हमारे भारत का जो है कि ये जो है कि समुद्र तटीय भी है, तो इसलिए भारत नहीं है। तो ये होगा सब विश्व का सबसे बड़ा लैंड लॉक देश कौन सा है? तो ये है आपका कजाकिस्तान। ये बी ऑप्शन आपका सही है। देखिए कजाकिस्तान जो है कि ये एशिया में, इसकी मतलब एशिया में है ये, और इसकी राजधानी कहाँ पे है? तो अस्ताना है। और मुद्रा क्या है? तो मुद्रा आप लोग बताइएगा, ठीक है। कजाकिस्तान की मुद्रा क्या है, ठीक है। देखिए कांगो हुआ और जाम्बिया हुआ और ये नाइजर हुआ, ये जो है कि अफ्रीका में स्थित है ये तीनों देश। निम्न में से कौन सा देश फ्रांस, जर्मनी और बेल्जियम की सीमाओं के मध्य स्थित है? स्विट्जरलैंड, अंडोरा, सान मारिनो, लग्जमबर्ग। पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा देश फ्रांस, जर्मनी और बेल्जियम की सीमाओं के मध्य स्थित है? कौन सा देश? तो ये है आपका लग्जमबर्ग। देखिए ये सब सारे जो देश हैं ना, ये यूरोप में ये लैंड लॉक कंट्री हैं, ये सब सारे देश, ठीक है। पवन की गति किस में मापी जाती है? बैरोमीटर, विंड वेन, एनीमोमीटर, रेन गेज। देखिए पवन की गति किस में मापी जाती है? किस में मापी जाती है पवन की गति? तो ये मापी जाती है एनीमोमीटर में। देखिए बैरोमीटर की अगर हम बात करें तो वायु दाब मापा जाता है, ठीक है। अगर विंड वेन की बात करें हम, तो इससे वायु दिशा सूचक ये यंत्र है, वायु की दिशा बताता है कि कौन सी दिशा में हवा बह रही है, ठीक है। रेन गेज की हम बात करें तो ये वर्षा मापी यंत्र है। सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से सम्मिलित कीजिए तथा सूचियों के नीचे दिए गए कूट का उपयोग करके सही उत्तर का चयन कीजिए। सूची फर्स्ट में भारत आने वाले अंग्रेज का नाम दिया गया है और सूची सेकंड में इसका वर्ष दिया गया है। कैप्टन हॉकिंस की बात करें हम, तो ये जो है कि भारत में कब आया था? तो ये 1608 ईस्वी में आया था। टॉमस रो की हम बात करें तो ये भारत में आया था 1615 ईस्वी में। और गैरोल्ड अंगियर की हम बात करें तो ये जो है कि आपका 1669 ईस्वी में आया था। और जॉन मिल्डेन हाल की बात करें तो ये आया था 1599 ईस्वी में। तो ये हो जाएगा आपका बी ऑप्शन 2431। निम्नलिखित में से कौन सी नदी भ्रंश घाटी में प्रवाहित होती है? कृष्णा, कावेरी, ताप्ती, महानदी।
देखिए पूछा जा रहा है कि कौन सी नदी जो है ये भ्रंश घाटी में प्रवाहित होती है। तो देखिए भ्रंश घाटी में प्रवाहित होती है आपकी ताप्ती नदी। ठीक है, ताप्ती और नर्मदा ये दोनों जो नदियाँ भ्रंश घाटी में प्रवाहित होती है और ये दोनों नदियाँ जो है कि एस्चुअरी बनाती हैं। ठीक है, प्रसिद्ध कांस्य नर्तकी किस स्थान से प्राप्त हुई है? लोथल, कालीबंगा, मोहनजोदड़ो, हड़प्पा। प्रसिद्ध कांस्य नर्तकी किस स्थान से प्राप्त हुआ है? तो ये प्राप्त हुआ है आपका मोहनजोदड़ो से। देखिए मोहनजोदड़ो ये सिंध प्रांत पाकिस्तान में पड़ता है और यहाँ से कांस्य की नग्न महिला मूर्ति, दाढ़ी वाले पुजारी की मूर्ति, पुरोहित का आवास, इन सब सारी चीज़ों का साक्ष्य जो है कि यहाँ मोहनजोदड़ो से मिला है। लोथल कहाँ पे है? तो लोथल आपका अहमदाबाद गुजरात में है। कालीबंगा कहाँ पे है? तो ये हनुमानगढ़ राजस्थान में है। हड़प्पा कहाँ पे है? तो ये पश्चिम पंजाब पाकिस्तान में है। एंथ्रेसाइट कोयला में कार्बन की मात्रा कितनी होती है? 90-95%, 55 से 65%, 45 से 55%, 20 से 30%। बात की जा रही है एंथ्रेसाइट कोयला की। इसमें कार्बन की मात्रा कितनी होती है? देखिए अगर हम कोयला की बात करें तो कोयला को कार्बन, जल व वाष्प के आधार पर कितने भागों में? 4 भागों में बांटा गया है। इसमें जो है कि पहला जो है वो एंथ्रेसाइट कोयला है। ठीक है, एंथ्रेसाइट कोयला जो है कि ये कोयला सबसे उत्तम किस्म का ये कोयला होता है और इसमें कार्बन की मात्रा जो है कि 90 से 95% होती है। और ये कहाँ पे पाया जाता है? तो ये जम्मू कश्मीर में पाया जाता है। देखिए दूसरा कोयला है आपका कौन सा? बिटुमिनस कोयला। ये द्वितीय श्रेणी का कोयला है और इसमें कार्बन की जो मात्रा होती है वो जो है कि 50 से 80% पाई जाती है। द्वितीय प्रकार का जो कोयला है बिटुमिनस कोयला। ठीक है, फिर उसके बाद से होता है लिग्नाइट कोयला। ठीक है, ये बिल्कुल ख़राब किस्म का कोयला होता है। इसमें कार्बन की मात्रा जो है कि 40 से कितना? 55% के बीच पाई जाती है। ठीक है, और एक लास्ट होता है पीट कोयला। इसमें जो है कि 40% से कम जो है कि कार्बन की मात्रा पाई जाती है। तो यहाँ पे एंथ्रेसाइट कोयला की बात की जा रही है कि इसमें कार्बन की मात्रा कितनी होती है? तो 90 से 95%। और एंथ्रेसाइट जो कोयला है ये उत्तम किस्म का कोयला होता है। अर्धसूत्री कोशिका विभाजन होता है जड़ाग्र में, तनाग्र में, पुष्पकली में, सभी में। देखिए अर्धसूत्री कोशिका विभाजन होता है किस में होता है? तो ये होता है आपका पुष्पकली में। देखिए अर्धसूत्री विभाजन केवल जो है कि जनन से संबंधित कोशिकाओं में ये होता है और इसके फलस्वरूप बनने वाली कोशिकाओं के गुणसूत्रों की संख्या जो है कि आधी हो जाती है। सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से सम्मिलित कीजिए तथा सूचियों के नीचे दिए गए कूट का उपयोग करके सही उत्तर कर चयन कीजिए। देखिए सूची फर्स्ट में कुछ क्रांति का नाम दिया गया है और सूची सेकंड में क्रांति का उद्देश्य दिया गया है। अगर हम बात करें नीली क्रांति, तो नीली क्रांति का क्या उद्देश्य है? तो मछली उत्पादन में वृद्धि करना नीली क्रांति का उद्देश्य है। रजत क्रांति ये जो है कि अंडा और पोल्ट्री उत्पादन से रिलेटेड होता है। अंडा और पोल्ट्री उत्पादन में वृद्धि इसका उद्देश्य है रजत क्रांति का। लाल क्रांति जो है ये मांस और टमाटर उत्पादन से संबंधित है और मांस टमाटर उत्पादन में ये वृद्धि इसका उद्देश्य है। काली क्रांति की हम बात करें तो ये पेट्रोलियम उत्पादन में वृद्धि इसका उद्देश्य है। काली क्रांति पेट्रोलियम उत्पादन से संबंधित है। तो ये बिल्कुल सीधा सीधा सही सुमेलित है। तो ये हो जाएगा 1, 2, 3, 4। सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से सम्मिलित कीजिए तथा सूचियों के नीचे दिए गए कूट का उपयोग करके सही उत्तर कर चयन कीजिए। देखिए सूची फर्स्ट में कुछ फसल का नाम दिया गया है और सूची सेकंड में बृहत्तम उत्पादक पूछा जा रहा है। अगर हम बात करें आलू की, ठीक है, अगर हम बात करें आलू की तो आलू जो है कि इसका जो है कि ज़्यादा उत्पाद कहाँ पे होता है? तो ये उत्तर प्रदेश में होता है। ठीक है, अगर हम बात करें नारियल की तो नारियल के कहाँ ज़्यादा उत्पादन होता है? तो वो केरल में। केला की हम बात करें तो इसका बृहत्तम उत्पादक जो है कि तमिलनाडु राज्य है और तंबाकू का जो है कि आंध्र प्रदेश है। तो इसका क्या हो जाएगा? 1, 3, 2, 4। 1, 3, 2, 4 कौन सा है? तो ये सी ऑप्शन हो जाएगा। सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से सम्मिलित कीजिए तथा सूचियों के नीचे दिए गए कूट का उपयोग करके सही उत्तर कर चयन कीजिए। देखिए सूची फर्स्ट में कुछ संविधान के अनुच्छेद दिए गए हैं और इसका विषय दिया गया है सूची सेकंड में। अगर हम बात करें अनुच्छेद 5 की
तो देखिए अनुच्छेद 5 संविधान में नागरिकता के बारे में ये उल्लेख करता है, तो ये हो जाएगा आपका पहला। अनुच्छेद 124 की अगर हम बात करें तो ये उच्चतम न्यायालय की स्थापना और गठन के बारे में इसमें वर्णन किया गया है 124 में, तो ये हो जाएगा संघीय न्यायपालिका। अनुच्छेद 245 की बात करें हम तो संसद द्वारा और राज्यों के विधान मंडलों द्वारा बनाई गई विधियों का विस्तार है, तो ये हो जाएगा विधायी शक्तियों का वितरण। और अनुच्छेद 352 है वो जो है कि आपात की उद्घोषणा के बारे में है, तो ये हो जाएगा आकस्मिक प्रावधान। तो ये भी बिल्कुल सीधा सीधा सही सुमेलित है, तो ये हो जाएगा आपका 1 2 3 4। प्रमुख भारतीय वनस्पतियों व उनके योगदान का गलत युग्म पहचानिए। आर मिश्रा पारिस्थितिकी, डॉक्टर बीपी पाल पादप प्रजनन, बिरबल साहिनी पूरा वनस्पति विज्ञान, पी परिजा जंतु शरीर क्रिया विज्ञान। देखिए इसमें जो है कि भारतीय वनस्पति शास्त्री का नाम दिया गया है और उनका योगदान किस में रहा है उसमें गलत युग्म बताना है आपको। आर मिश्रा का योगदान पारिस्थितिकी में रहा है, डॉक्टर बीपी पाल का योगदान जो है कि पादप प्रजनन में रहा है, बिरबल साहिनी इनका जो है कि योगदान जो है कि पूरा वनस्पति विज्ञान में रहा है, और पी परिजा की अगर हम बात करें तो इनका जंतु शरीर क्रिया विज्ञान में नहीं है, इनका जो है कि पादप शरीर क्रिया विज्ञान में इनका योगदान रहा है। तो गलत पूछा जा रहा है, तो हो जाएगा आपका डी ऑप्शन। भारत के नियंत्रण एवं महालेखा परीक्षक के पद पर नियुक्ति का कार्यकाल है 4 वर्ष, 5 वर्ष, 6 वर्ष, 7 वर्ष। भारत के जो नियंत्रण एवं महालेखा परीक्षक हैं कैग, इनका जो है कि नियुक्ति पर कार्यकाल पूछा जा रहा है, तो इनका कार्यकाल होता है कितना, तो 6 वर्ष या फिर 65 वर्ष। इन दोनों में जो पहले हो जाता है तो कैग जो होते हैं वो रिटायर्ड हो जाते हैं, ठीक है। तो ये हो जाएगा आपका 6 वर्ष। देखिए संघ में इनका क्या कार्य होता है कैग का, इस संघ में तथा राज्य में जो समस्त वित्तीय कार्य प्रणाली है उस पर जो है कि नज़र रखना इनका कार्य होता है, ठीक है। अच्छा आज के डेट में कैग कौन है, कोई कमेंट बॉक्स में आप लोग बताइएगा, ठीक है, कि कैग जो है कि कौन है। देखिए कैग के बारे में संविधान में भाग 5 है, अनुच्छेद 148 से 151 के बीच इनका वर्णन किया गया है। आप लोग कमेंट बॉक्स में कैग बताइएगा कि आज के डेट में कौन है, ठीक है। लोकसभा का पहला आम चुनाव कब हुआ था, 1949 में, 1952 में, 1950 में, 1954 में। लोकसभा का जो पहला आम चुनाव हुआ था ये कब हुआ था, तो ये देखिए 1951-52 में हुआ था ये। अगर एग्जैक्ट डेट देखा जाए तो 25 अक्टूबर 1951 से 21 फरवरी 1952 के बीच हुआ था, ठीक है। अच्छा प्रथम लोकसभा अध्यक्ष कौन था, ये आप लोग कमेंट बॉक्स में मुझे बताइएगा। निम्न में से कौन सा सही रूप से सुमेलित नहीं है, अंतर्राष्ट्रीय रेड क्रॉस सोसाइटी जेनेवा, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय द हेग, विश्व स्वास्थ्य संगठन न्यूयॉर्क, अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी ऑस्ट्रिया। इसमें से सुमेलित नहीं है। देखिए अंतर्राष्ट्रीय रेड क्रॉस सोसाइटी इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है, जेनेवा में है। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय इसका मुख्यालय कहाँ पे है, तो द हेग में है। विश्व स्वास्थ्य संगठन इसका मुख्यालय कहाँ पे है, तो इसका मुख्यालय जो है कि जेनेवा में है। और अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी इसका मुख्यालय जो है कि ऑस्ट्रिया में है, ठीक है। तो विश्व स्वास्थ्य संगठन का मुख्यालय कहाँ पे है, तो ये जेनेवा में। अच्छा विश्व स्वास्थ्य संगठन की स्थापना कब हुई थी, ये कमेंट बॉक्स में मुझे बताइएगा आप लोग। सर्वोच्च न्यायालय का न्यायाधीश अपने पद से त्यागपत्र किसको लिखकर दे सकता है, राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, विधि मंत्री, भारत के महान्यायवादी। देखिए ये क्वेश्चन पूछा गया था आप लोगों से पिछले वीडियो में, इसका आंसर आप लोगों को कमेंट बॉक्स में देना था कि सर्वोच्च न्यायालय का जो न्यायाधीश है वो अपने पद से अगर त्याग पत्र देता है तो किसको पत्र लिख करके दे सकता है, तो किसको दे सकता है, तो वो राष्ट्रपति को दे सकता है। आज का क्वेश्चन देख लेते हैं। निम्नलिखित में से किसकी उपाधि त्याग समुद्र था, चंद्रगुप्त, विक्रमादित्य, हर्ष, जय सिंह, सिद्धराज, विक्रम, चोल। किसकी उपाधि जो है कि त्याग समुद्र थी, ये आप लोगों को कमेंट बॉक्स में बताना है। इसका आंसर मैं नेक्स्ट वीडियो में आप लोगों को बताऊंगा। देखिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, सब्सक्राइब करने के बाद से
बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए कि जब भी मेरी वीडियो आए तो आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। मेरा दूसरा चैनल है श्री जीएस पॉइंट, आप इसको भी सब्सक्राइब कर लीजिए। सब्सक्राइब करने के बाद से बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा। फेसबुक पे एक मेरा पेज है स्टडी विद श्री के नाम से, और इंस्टाग्राम पे हमारी आईडी है स्टडी विद श्री 25 श्री जीएस पॉइंट, और ये टेलीग्राम का चैनल है स्टडी विद श्री। इन सब सारे का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहाँ पे क्लिक करते आप यहाँ पे पहुँच जाएंगे। तो इन सब सारे जगहों से कनेक्ट हो जाइए, क्योंकि इन सब सारे जगहों पे स्टडी से रिलेटेड चीज़ें पोस्ट की जाती है, जिससे आप लोगों को फ़ायदा पहुँच सकता है। दोस्तों, वीडियो अच्छी लगती है तो आप लोग एक लाइक कर दिया कीजिए, एक अच्छा सा कमेंट्स कर दिया कीजिए, अपने दोस्तों में शेयर जरूर किया कीजिए। अगर वीडियो अच्छी नहीं लगती है तो आप लोग डिसलाइक कर दिया कीजिए, और कमेंट बॉक्स में मुझे बताइए डिसलाइक क्यों किया। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।